दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम तो पारित हो गया, लेकिन अब इसकी जद में कई मस्जिद, कई मदरसे आ सकते हैं और इसकी शुरुआत संभल के जामा मस्जिद से हो सकती है। ये बातें असदुद्दीन अवैसी ने कही है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट है कि मस्जिद में घुसकर, देखिए एक इंसिडेंस हुआ है जहां मस्जिद में घुसकर कुरान को जलाया गया है। अब जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसको लेकर नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है और दोनों हिंदू हैं। तो किस स्तर पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है और कहां की खबर है, क्यों कुरान को जलाएं, किसने उन्हें भेजा था, उन बच्चों को, उन नाबालिगों को, ये खबर आपको हम बताएंगे। संभल के जब हम जिक्र करते हैं तो वहां की हिंसा हमें याद आती है। 24 नवंबर को जो हिंसा भड़की थी, अब तक संभल उससे उबर नहीं पाया है। लेकिन देखिए, अब वहां का जो स्थानीय सांसद है, कहा जा रहा है, प्रशासन ये बात कह रही है कि उस हिंसा को वहां के स्थानीय सांसद ने भड़काया। क्यों भाई? क्योंकि वो मुसलमान है। अभी वक्फ बिल का मामला भी उन्होंने खूब खिलाफत में बोला है, तो क्या उसका सजा उनको दिया जा रहा है? बने रहिए इस खबर पर, पूरी अपडेट आपको हम बताएंगे। और एक केंद्रीय मंत्री एक साहब हैं, बड़े मोदी जी के करीबी, दाएं बाएं आपको दिखते होंगे, वो खुद कह रहे हैं कि भारत के लोग नौकरी नौकरी करते रहते हैं और चीन देखिए कैसे अपने युवाओं को स्वावलंबी बना रहा है। मतलब जब बीजेपी की सरकार नौकरी नहीं दे पाती है तो भारत की तुलना चीन से कर देती है। इस बात पर तुलना क्यों नहीं होती है कि चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बनकर उभर रहा है, भारत का जमीन कब्जा करते जा रहा है? नहीं, लेकिन चीन के युवा नौकरी नहीं मांगते हैं, ये जरूर बात होती है, और भारत सरकार के मंत्री करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खबर की। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारक है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहली खबर जो है संभल जामा मस्जिद से जुड़ी हुई है। अपडेट क्या है, क्यों असदुद्दीन अवैसी ये बात कह रहे हैं कि संभल जामा मस्जिद जो है, उसका जो जमीन है वो वक्फ का जमीन है और उसे अब सरकार हड़पने जा रही है। अपडेट देखिए, असदुद्दीन अवैसी ने क्या कहा है, उन्होंने क्या बयान दिया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि संभल जामा मस्जिद इस वक्फ कानून में वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। वक्फ के नाम पर उत्तर प्रदेश के 90% जमीन, जिन पर मदरसे हैं, जिन पर मस्जिद है, सबको सरकार हथियाने जा रही है। इस बात का खुलासा और इस बात को पूरे आंकड़े के साथ असदुद्दीन अवैसी ने आज से 6 महीने पहले कहा भी था, जब वक्फ को लेकर विवाद शुरू हुआ था, कि सरकार हमारे मस्जिदों को, हमारे मदरसों को, हमारे उन तमाम इबादत गाह को खत्म करने के लिए चाह रही है कि यह वक्फ बिल पारित हो। और पारित तो हो गया, तो अब इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत होगी संभल के जामा मस्जिद से। और ये बातें दोस्तों अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है, क्योंकि सबसे अधिक खुश अगर कोई सरकार है इस पूरे बिल को लेकर तो यूपी की गवर्नमेंट है। वहां के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अब संभल की जामा मस्जिद, चूंकि वक्फ की जमीन पर खड़ी है वो इमारत, तो अब उसे तोड़ने के लिए, उसे जमींदोज करने के लिए सरकार को बहुत परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यूपी के संभल से इसकी शुरुआत हो सकती है। अब दोस्तों, आपको हम संभल की है एक और खबर बताएंगे। देखिए, संभल में जो स्थानीय सांसद है, अब उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने दरअसल जो हिंसा हुआ था वहां पर, उसमें जियाउर रहमान बर्क, जो सपा के सांसद हैं, उन्होंने इस पूरे हिंसा को भड़काया था। ये हिंदू पक्ष के वकील भी कह रहे हैं, प्रशासन भी कह रही है। दरअसल संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने जांच डायरी पेश की है और उसमें लिखा है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी इसमें नाम है। शासकीय अधिवक्ता हरिओम सैनी ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों, क्या कुछ कह रहे हैं वकील साहब इस पूरे मसले को लेकर, वीडियो देखिए आप। जामा सदर अली जफर अली की जो बेल है माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। उनके द्वारा भीड़ का जमाव 24/11/24 को किया गया था और वहां जो है उनसे पथराव कराया गया था पुलिस पर, पुलिस के वाहनों को जलवाया गया था, पुलिस पर फायरिंग कराई गई थी और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। ऐसा गंभीर आरोप जामा सदर पर था और इनके द्वारा इन पर जो इनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। अच्छा, क्या कॉल वगैरह भी की गई है सांसद की ओर से? इन्हें सांसद की ओर से इन्हें 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का।
तो वकील साहब ने स्पष्ट किया है कि जो पुलिस डायरी तैयार किया गया है, जो केस डायरी होता है, उसमें साफ तरीके से यह बात लिखा है कि जियाउर रहमान वर्ग जो है उन्होंने भी उस हिंसा में एक अहम भूमिका निभाई थी, एक बड़ा रोल उनके द्वारा निभाया गया था। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन यह तो तय है कि सांसद महोदय कम से कम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हालांकि कई मुसलमान भी नहीं है जो इस वक्त जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन सांसद महोदय तो नहीं है। लेकिन पुलिस डायरी में प्रशासन इस बात को डंके की चोट पर कह रही है कि सांसद महोदय उस हिंसा में संलिप्त थे। चलिए दोस्तों, आपको हम एक और खबर दिखाते हैं। बाड़मेर की खबर है। मस्जिद के अंदर कुरान को जलाया गया और कुरान को जलाने के आरोप में पुलिस ने मुकेश समेत 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर में मस्जिद में घुसकर कुरान को पहले जलाया गया और जब उसके बाद मामला तूल पकड़ा तो पुलिस एक्शन में आई और पुलिस जब एक्शन में आई तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तीनों हिंदू हैं। जो मास्टरमाइंड है उसका नाम मुकेश बताया जा रहा है और 2 नाबालिग, मतलब 17-18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, 14 साल 15 साल उनका उम्र बताया जा रहा है। और ये लड़के जो है इन्होंने कुरान को जलाया। तो समझिए इस बात को कि दरअसल ब्रेन वॉश जो होता है, जहर जो होता है, वो कितने अंदर तक इस मुल्क में समा गया है। ये छोटे छोटे बच्चे मस्जिद के अंदर घुस रहे हैं, कुरान को जला रहे हैं और जला नहीं रहे हैं। अब तो उसकी गिरफ्तारी जब हो रही है तो वहां पर भी डट कर सफाई दे रहे हैं कि हमने सही काम किया है। कई इंसिडेंट्स, कई तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने आते रही है। तो पुलिस ने 20 घंटे में किया है इस घटने का खुलासा और 2 नाबालिग पुलिस ये जो बच्चे हैं उन्हें पकड़ा गया है। अब दोस्तों आपको हम एक और खबर दिखाते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, आप जानते होंगे, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आरएसएस से जुड़ा एक सवाल पूछ दिया गया और इसके बदले में जो वहां की एक टीचर है, जो प्रोफेसर है, उनको बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि उन्होंने माफी मांगा था। मामला समझिए, दरअसल यह विवाद तब पैदा हुआ जब 2 अप्रैल को आयोजित दूसरे सेमेस्टर की राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में एक सवाल में कथित तौर पर आरएसएस को धार्मिक और जाति आधारित राजनीति के उदय से जोड़ा गया था। एक सवाल में नक्सली, जम्मू कश्मीर का लिबरेशन फ्रंट और अन्य समूहों के संगठन के साथ आरएसएस का नाम भी शामिल कर दिया गया था। लेकिन अब जो टीचर है, जो शिक्षक है जिन्होंने इस प्रश्न को सेट किया था, उनकी बर्खास्तगी हो गई, मतलब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। और ये जो उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा है वो लाइफ टाइम के लिए है, मतलब आजीवन प्रतिबंधित हो चुकी है कि अब वो किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं पाएंगे। देखिए, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ और इनकी जो छात्रा है, मतलब जो छात्र विंग है इनका, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया और उसके बाद इनको लेकर प्रोफेसर सीमा पवार इनका नाम है, जिन्होंने इस प्रश्न को सेट किया था। काफी विवाद बढ़ा और जब विवाद बढ़ा उसके बाद इन्हें पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आपको अगली खबर हम बताते हैं। देखिए, दरअसल रामनवमी है कल और रामनवमी को लेकर पटना से लेकर पश्चिम बंगाल, कलकत्ता तक बवाल मचा हुआ है कि कहीं कोई दंगा ना हो जाए, कहीं कोई हिंसा ना भड़क जाए। इंडिया टीवी की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। दरअसल रामनवमी से पहले बिहार से बंगाल तक बवाल तेज है। पटना पुलिस ने लगाई रामनवमी में डीजे बजने पर रोक। डीजे दोस्तों इन दिनों सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है और कोई भी दंगा हो, हिंसा हो, उसमें सबसे प्रमुख भूमिका डीजे निभाता है, क्योंकि डीजे पर ऐसे ऐसे गीत बजाए जाते हैं, ऐसे ऐसे गाने बजाए जाते हैं जो मुसलमानों को भड़काता है। उनकी मस्जिद के सामने जब लाउड स्पीकर पर डीजे बजता है तो हिंसा भड़क जाती है। तो बिहार में तो यह लागू कर दिया गया है कि रामनवमी पर डीजे का प्रयोग नहीं होगा, मतलब जो नंगा नाच होता है तलवार और गदा लेकर, वो इस बार अलाउड नहीं है। और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि जो हिंसा होने की संभावना होती है, हर पर्व में हम देखते हैं, नवरात्र हो, शिवरात्रि हो, हर बार हो ही जाता है। जब बिहार के बेगूसराय में सरस्वती पूजा में हो गया तो ये तो रामनवमी है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए, पीयूष गोयल देश के केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं। क्या कहा इन्होंने कहा है कि स्टार्टअप, दरअसल ये स्टार्टअप महाकुंभ के महाजंग में इन्होंने भाषण दिया और इन्होंने कहा कि भारत में जो युवा है वो सिर्फ नौकरी करते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन चीन से सीख लेने की जरूरत है। वहां के जो युवा होते हैं वो स्टार्टअप करते हैं, नए नए उद्योग लगाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और इसीलिए चीन प्रोडक्शन में इतना आगे बढ़ गया है। अब दरअसल मामला यह है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में भारतीय स्टार्टअप को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि क्या भारत के लोग केवल कम वेतन वाले डिलीवरी बॉय या गर्ल बनकर ही रह जाएंगे, जबकि चीन लगातार एआई और इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में नए नए काम कर रहा है। भारतीय स्टार्टअप को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है।
अब इसको लेकर भारतीय उद्यमी समाज जो है, जो बिजनेस स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो भड़क गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि दरअसल भारत में अपनी सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए, रोजगार नहीं दे पाने के लिए अब ये युवाओं पर थोप रहे हैं कि भारत के जो युवा हैं क्या करते हैं, कहीं डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, कोई रैपिडो चला रहा है। और चीन को देखिए, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, वहां पर व्हीकल के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से विकास किया जा रहा है। तो इसको लेकर अब जो उद्यमी समाज है वो पूरी तरीके से इन्हें घेर लिया है, मतलब पीयूष गोयल को। एक और अंतिम खबर है दोस्तों, अपडेट देखिए आप। दरअसल संजय सिंह का एक बयान आपको हम सुनाना चाहेंगे जो उन्होंने संसद भवन में दिया था। हालांकि खबर पुरानी है लेकिन एक क्लिप आपको मजा जरूर दे देगा। वक्फ बिल के खिलाफ जो बोल रहे थे संजय सिंह, ये वीडियो आप सुनते जाइए। मेरी बात से सहमत है तो समर्थन करना। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम, और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए। जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका, माला पहनाऊंगा आपको। आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। तो दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।